कैसी मदद गंगा? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वैसे तो हमें ये जानकारी तुम्हें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हमें तुम पर भरोसा है, इसलिए बताते हैं। हाँ बताओ, कौन सी बात? हमारे बॉस ने हमें बताया है कि यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में एक गद्दार मौजूद है, जिसे पकड़ने का काम हमें दिया गया है। तो अब इसमें तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए गंगा? मुझे बस तुम मुद्दे की बात बताओ। वो क्या है ना राधा, हम तो पूरा दिन यहाँ से बाहर रहते हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पूरे दिन रहती हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन पे चलने से पहले तुम इस बात का पता लगाओ। मतलब तुम चाहते हो कि उस स्टिंग ऑपरेशन पर जाने से पहले मैं अपने आप को प्रूव करूं गंगा? नहीं, हम तो खाली अपने बीच के गद्दार को पकड़ना चाहते थे, लेकिन अगर तुम अपने आप को साबित करना चाहती हो तो ठीक है, ऐसा ही सही। ठीक है गंगा, अब मैं जब तक तुम्हारे इस गद्दार को नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं तुम्हारे साथ स्टिंग ऑपरेशन पर नहीं जाऊंगी। बाय। ये कहकर राधा अपने क्वार्टर में सोने चली गई। राधा का ये तेवर देखकर गंगा एकदम हैरान रह गया और अपने मन में सोचते हुए बोला, इस गद्दार को लेकर ही राधा तो हमसे भी ज्यादा सीरियस लग रही है। चलो बढ़िया है, कम से कम एक टेंशन तो हमारे सिर से हटेगी। चलो अब सो जाते हैं, वैसे भी कल ऑफिस जल्दी पहुंचना है। एक मुश्किल दिन के बाद गंगा भी आखिरकार अपने क्वार्टर में सोने चला गया। अगली सुबह चंद्रजीत जैसे ही मीटिंग हॉल में पहुंचा तो बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ गंगा भी वहां उसके सामने बैठा हुआ था। गंगा को देखते ही चंद्रजीत उसे टॉन्ट मारते हुए बोला, गंगा, तुम इतनी सुबह सुबह ऑफिस में? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं चाचा जी, सूरज सही जगह से निकला है और आप भी बिल्कुल होश में ही हैं। दरअसल क्या है ना, आज यहाँ ऑफिस में कुछ खास होने वाला है। ऐसा क्या खास होने वाला है गंगा? कहीं भाई साहब तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वापस गांव तो नहीं भेज रहे? कौन कहाँ पर जाएगा ये सब तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, तब तक आप इनसे मिलिए। गंगा के ये कहते ही वहां मीटिंग हॉल में अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के पुराने दुश्मन और नए सीनियर पार्टनर चौटाला की एंट्री हुई, जिसको अचानक वहां पर देखकर चंद्रजीत का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी चंद्रजीत को देखकर चौटाला उससे बोला, तो हम अब मीटिंग शुरू करें या पूरे दिन मुंह फुलाकर खड़े रहने का इरादा है? चौटाला का ये टॉन्ट सुनकर चंद्रजीत अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। सब लोगों के बैठ जाने के बाद चौटाला ने बताना शुरू किया कि मैंने अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का पूरा डेटा चेक किया है। मैंने नोटिस किया है कि हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को हमारे देश में तो पसंद किया जा रहा है, लेकिन देश के बाहर इनको कोई जानता तक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या किसी के पास इस बात का कोई जवाब है? चौटाला की इस बात को काटते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए चंद्रजीत उससे बोला, क्या चौटाला साहब, आपको इतना भी नहीं पता कि ज्यादातर बाहर के देशों में सर्दी ज्यादा पड़ती है और ऊपर से वहाँ की लड़कियाँ ज्यादा गोरी भी होती हैं, इसीलिए वहाँ की लेडीज को मेकअप की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। चंद्रजीत की ये बात सुनते ही चौटाला तालियां बजाते हुए बोला, वाह चंद्रजीत साहब, वाह, क्या लॉजिक निकाला है आपने। आपके हिसाब से तो मोटे आदमी का पेट हमेशा भरा हुआ ही रहता होगा, उसको खाना देने की कोई जरूरत ही नहीं है। फालतू की पहेलियां मत बुझाइए चौटाला साहब, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो सुनिए चंद्रजीत बाबू, चौटाला केमिकल्स कई सालों से फॉरेन मार्केट को ही कवर कर रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाहर के देशों में लेडीज मेकअप प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ से कहीं ज्यादा है। चंद्रजीत को चौटाला की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो दोबारा इस पर सवाल उठाते हुए बोला, अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। चौटाला, हम सब गंगा जितने भोले नहीं हैं जो आपकी बातों में आ जाएं। लगता है आपको पता नहीं है कि कोई लड़की मेकअप खाली सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट दिखने के लिए भी लगाती है। मेकअप को अलग गेटअप्स के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैरिजेस में हैवी ब्राइट मेकअप यूज होता है
वहीं कॉर्पोरेट जॉब्स में आने से पहले लेडीज हल्का टचअप करती हैं। अगर कैजुअली कहीं जाना है, जैसे शॉपिंग या कहीं और, तो अलग मेकअप। यहाँ की हाउसवाइफ्स का भी मेकअप अलग ही होता है। और मेरा विजन है कि हम इन सारी नीड्स को केटर करें। और रही गंगा की बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गंगा भोला है, लेकिन वो आपके लोगों की तरह बेवकूफ नहीं है। चौटाला की ये बात सुनकर चंद्रजीत का मुंह बंद हो गया। अपनी हार को सामने देखकर वो चौटाला से दोबारा बोला, लेकिन चौटाला साहब, आपको शायद पता नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में अग्निहोत्रीज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स पहले ही फ्लॉप हो चुके हैं। वो लोग बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। आपको अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक नहीं लगती और आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहे हैं। चलिए रहने दीजिए, आप इस सब की टेंशन मत लीजिए चंद्रजीत बाबू। चौटाला केमिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और नए नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मदद से मैं अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को फॉरेन में भी घर घर पहुंचाने को तैयार हूं। चौटाला की ये बात सुनकर चंद्रजीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो चौटाला पर इल्जाम लगाते हुए बोला, अब आया ना तुम्हारा असली मकसद। तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन तो खाली एक बहाना है। असल में तो तुम हम अग्निहोत्रियों का पूरा बिजनेस हड़पना चाहते हो। चंद्रजीत, तुम्हारी सोच तुम्हारी तरह छोटी ही रहेगी। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में ये घटिया बात जरूर आएगी, इसलिए मैंने अपनी चौटाला केमिकल्स का मर्जर कल ही अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के साथ करवा दिया था। चौटाला की ये बात सुनकर चंद्रजीत एकदम सन्न रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी गंगा बोर्ड मेंबर्स के सामने चौटाला और अग्निहोत्री के मर्जर के फायदे गिनाते हुए बोला, हमें आप सबको बताते हुए खुशी हो रहा है कि चौटाला केमिकल्स की मार्केट वैल्यू पूरे 1500 करोड़ है, जिसको उन्होंने सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए 500 करोड़ में अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के नाम कर दिया है। इससे न सिर्फ हमारा फायदा होगा, बल्कि हमारे कस्टमर्स को भी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इससे चौटाला केमिकल्स और अग्निहोत्रीज दोनों का ही फायदा है और इसीलिए ही इस मर्जर का हिट होना तय है। गंगा की स्पीच सुनकर वहां सबने तालियां बजाने शुरू कर दी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद गंगा इस मीटिंग को एंड करके वहां से निकल गया। आज उसने थोड़ी देर शूटिंग को देखने का सोच रहा था। वैसे तो उसने अग्निहोत्री प्रोडक्शन की कमान पूरी तरह से सौरभ को दे दी थी, लेकिन फिर भी वो टाइम टू टाइम शूट पर विजिट कर लिया करता था। वो जल्दी ही शूटिंग लोकेशन पर पहुंचा और वास्तव में वहां पर काफी अच्छा सेट बना हुआ था। इस सेट को देखकर गंगा ने अपने मन में सोचा, हमारा फैसला आखिरकार बिल्कुल सही था। ये सौरभ है तो काम का आदमी, बस चंद्रजीत चाचा के साथ रहकर बिगड़ गया था। चलो, इसका टैलेंट कम से कम अब तो हम इस्तेमाल कर ही पा रहे हैं। गंगा आगे बढ़ने लगा तो उसने देखा कि सेट के पीछे ही आयशा का मेकअप हो रहा था। गंगा ये बड़े ध्यान से देख रहा था और अपने आप बड़बड़ाने लगा, अरे हॉलीवुड में भी मेकअप का काफी डिमांड रहता होगा। हमें किसी हॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस को पकड़ना चाहिए, जिससे हमारा ब्रांड वहां के एक्ट्रेसेस के बीच में फेमस हो जाए। गंगा ये सब कह ही रहा था कि तभी एक आवाज से उसका ध्यान टूटा। आयशा मैम, शॉट रेडी है। ओके, मैं 5 मिनट्स में आती हूँ। गंगा शूटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शूटिंग से थोड़ा दूर ही खड़ा रहा। उसने देखा कि आयशा ने अपना डायलॉग बोलना शुरू कर दिए थे। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बस तुम्हें चाहती थी सिड, लेकिन तुमने ना सिर्फ मुझे ठुकरा दिया बल्कि मुझे इस आयशा एकदम से डायलॉग बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। गंगा सब कुछ बड़ी ध्यान से देख रहा था। तभी डायरेक्टर बोला, टेक 2, कैमरा रोलिंग, एक्शन। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं सॉरी आई जस्ट नीड अ मिनट। कट, टेक योर टाइम आयशा। ये सब देखकर आज डायरेक्टर भी काफी हैरान था। एक टेक में शॉट देने वाली आयशा आज टेक 2 में भी सीन नहीं कर पा रही थी। लगभग 1 मिनट बाद आयशा ने एक लंबी सांस ली और थम्स दिखाया। कैमरा रोलिंग, टेक 3, एक्शन। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बस तुम्हें चाहती थी सिड। कट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू आयशा?
ये तो एक टेक वाला शॉट है और ये तो डायलॉग भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। सॉरी सर। इट्स ओके आयशा, एवरीवन 10 मिनट्स ब्रेक। दूर से बैठा गंगा सोच रहा था। आखिर अब आयशा जी को क्या हुआ अचानक से, हमें ही जाकर देखना होगा। ये सब सोचकर गंगा अपनी जगह से उठा और आयशा के पास पहुंच गया, जहां पर वो बैठ के बड़े ध्यान से पानी पी रही थी, जिससे उसका मेकअप खराब ना हो। तभी उसने गंगा को देखा और कहा, आप भी आए हैं आज शूटिंग देखने? आए तो हैं, लेकिन अभी तक एक भी शॉट नहीं देख पाए। वो गंगा जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सबका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अरे वो सब छोड़िए, ये बताइए कि हुआ क्या है? कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? कुछ दिक्कत हो रहा है तो हमें बताइए ना, क्योंकि आज आप हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल सी दिख रही हैं। आयशा को शूटिंग में आ रही दिक्कतों को देखकर गंगा ने उससे पूछ ही लिया। अरे आयशा जी, कुछ दिक्कत हो रहा है तो हमें बेझिझक बताइए, वैसे भी आप हमें थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही हैं। गंगा के पूछने पर आयशा थोड़ी इमोशनल होकर उससे बोली, दरअसल गंगा जी, मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर पाऊंगी। मुझे लगता है मखीजा सर ने मुझसे सिर्फ मेरे रोल्स ही नहीं, बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस भी अंदर से छीन लिया है। मुझे तो लगता है कि मैं एक्टिंग करना पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। आयशा को ऐसे होपलेस होते देख गंगा एक बार फिर उसे समझाते हुए बोला, अरे आयशा जी, हम तो आपसे वही बात कहेंगे, कहा मछली कभी तैरना भूल सकती है या शेर कभी शिकार करना भूल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप एक्टिंग करना कभी नहीं भूल सकती। अरे हमने तो आपको पहली बार देखते ही पहचान लिया था कि आप ही हमारी कंपनी का चेहरा होने वाली हैं। गंगा आयशा को ये सब समझा ही रहा था कि तभी पीछे से स्पॉट बॉय की आवाज आई। शॉट इज रेडी आयशा मैम, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। स्पॉट बॉय की आवाज सुनकर गंगा आयशा से बोला, आयशा जी, हमें लगता है आपको अब जाना चाहिए। गंगा के इतना कहते ही आयशा शॉट देने चली गई। टेक 4 कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो सिड। मैं बस। कट कट। स्पॉट बॉय, चेक द लाइट्स। आयशा को इस बार अटकते देख गंगा समझ गया था कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही थी, इसलिए अगला टेक शुरू होने से पहले वो कैमरा और डायरेक्टर के बीच बिल्कुल आयशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। कम ऑन आयशा, टेक नंबर 5 एक्शन। तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बस तुम्हें चाहती थी सिड, लेकिन तुमने ना सिर्फ मुझे ठुकरा दिया, बल्कि मुझे इस जमाने में इस कदर बदनाम कर दिया कि मैं इस जमाने को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो तो कम से कम मेरी जान ही ले लो। And this is cut. This was a fantastic shot. Well done, Aisha. All crew members, dialogue testing completed. Please अब face test की preparation कीजिए। परफेक्ट शॉट देने के बाद आयशा का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका था। वो सीधे गंगा के पास भागती हुई गई और उससे बोली, थैंक यू गंगा, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस गेन नहीं कर पाती। यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी गंगा। आयशा के मुंह से अपने लिए इतनी करीब से तारीफ सुनकर गंगा एकदम अनकंफर्टेबल हो गया और आयशा से थोड़ा दूर हटते हुए बोला, चलिए आयशा जी, हमारे यहाँ आना अब सफल हो गया। आप जब तक अपना फोटो शूट कराइए, हम अब चलते हैं। एक तरफ गंगा जी तोड़ मेहनत करके कंपनी की नई नेचुरल क्रीम के एड कैंपेन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा था, वहीं राधा भी सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद गद्दार को ढूंढने में लग गई थी। उसने पूरे सर्वेंट क्वार्टर में हर काम करने वाले इंसान पर अपनी नजर रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन पूरे दिन नजर रखने के बावजूद उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे सर्वेंट क्वार्टर में रखने वाले किसी भी एम्प्लॉय पर कोई भी शक किया जा सके। सफाई वाला सफाई कर रहा है, लॉन्ड्री एरिया में भी कोई मिसिंग नहीं है, किचन में भी सभी नॉर्मल है, गार्डनर तो सुबह ही अपना काम करके चले जाते हैं, ड्राइवर्स को तो गैराज के अलावा कहीं की एक्सेस ही नहीं है। अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे बस रजिस्टर ही चेक करके देखना होगा। दरअसल अग्निहोत्री मैंशन में लगभग 50 लोग नौकरी करते थे,
जिनमें से 40 सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे और सर्वेंट क्वार्टर की रजिस्ट्रार होने के नाते राधा सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद सभी लोगों को जानती थी। इसलिए थक हार कर राधा रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए उसमें कोई सुराग ढूंढने लगी। क्या करूं? मुझे तो किसी भी गद्दार का कोई क्लू तक नहीं मिल रहा। कहीं गंगा मेरे उस स्टिंग ऑपरेशन का प्लान कैंसिल न कर दे। लेकिन तभी अचानक राधा ने रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए एक बात नोटिस की। 1 मिनट, यहाँ रजिस्टर में हर किसी का रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें गंगा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि आखिर ये गंगा यहाँ अग्निहोत्री मैंशन में काम क्या करता है। ये कब आता है, कब जाता है, इसका भी कोई अता पता नहीं। जहां सर्वेंट क्वार्टर में बैठी राधा को गंगा पर शक हो चुका था, वहीं मीटिंग में बैठे बोर्ड मेंबर्स गंगा की लगातार तारीफ करते जा रहे थे। वाह गंगा वाह, आयशा के कल वाले फोटोज हमारी टेस्ट ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए हैं। हाँ गंगा बेटा, अगर हम अपनी क्रीम को छोड़कर खाली आयशा की एक्सक्लूसिव फोटोज भी बेचेंगे ना, तब भी हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट खाली 1 महीने में लौट कर आ जाएगी। सम्मानीय बोर्ड के मेंबर्स, अगर आपको तारीफ करनी ही है तो अग्निहोत्री प्रोडक्शंस के सीईओ सौरभ की कीजिए। अरे हम तो बस वहां पर शूटिंग को देखने गए थे, वहां पर सभी इंतजाम सौरभ के ही थे। गंगा की ये बात सुनकर सौरभ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चंद्रजीत के साथ सालों काम करने के बावजूद उसे किसी भी काम या सक्सेस का कोई क्रेडिट नहीं मिला था। इसलिए गंगा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सौरभ ने उसे तुरंत गले लगा लिया और उससे बोला, अग्निहोत्री सर सही थे, तुम सच में अच्छे इंसान हो गंगा। चलो अब कम से कम अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। तो रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स, क्या अब आप हमें आयशा के साथ एड शूट करने की परमिशन देने को तैयार हैं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। हम सभी बोर्ड मेंबर्स की तरफ से फुल वोटिंग के साथ आपको परमिशन ग्रांटेड। इतना सब होने के बाद गंगा जैसे डिनर करके सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचा तो उसे वहां पर राधा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर गंगा को काफी अजीब लगा और वो बोला, कमाल है, आज ये राधा कहाँ गायब हो गई। चलो अभी तो हम थक चुके हैं, उससे कल ही बात करते हैं। ये कहकर गंगा अपने छोटे से क्वार्टर में जाकर सो गया। गंगा के सोए हुए 10 मिनट हुए ही थे, तभी उसको अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। जब गंगा ने अपने बिस्तर से उठकर देखा तो उसके सामने राधा खड़ी हुई थी। अरे राधा, तुम वो भी इस वक्त? हाँ गंगा, मैं। राधा, तुम इतनी रात का यहाँ पर, सब कुछ ठीक है ना? गंगा की बात सुनकर राधा उसके बिस्तर पर बैठती हुई बोली, तुम्हारा वो गद्दार वाला काम हो गया है गंगा। राधा की ये बात सुनकर गंगा के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई और उसने खुश होते हुए राधा से कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा था राधा कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। चलो अब हमें जल्द से बताओ, कौन है वो गद्दार? कोई नहीं गंगा, हमारे सर्वेंट क्वार्टर के किसी भी सर्वेंट या नौकर में से कोई भी गद्दार नहीं है। राधा की ये बात सुनकर गंगा एकदम हैरान हो गया और चौंकते हुए राधा से बोला, अरे ये नहीं हो सकता राधा, आखिर तुम ये सब इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं गंगा कि मैं यहाँ पर पूरे दिन रहती हूँ। कौन सा वर्कर कब क्या करता है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे सर्वेंट क्वार्टर के एक वर्कर पर शक है। बताओ बताओ राधा, कौन है वो? हम उसकी जन्म कुंडली तुम्हें निकाल कर दे देंगे। गंगा के मुंह से ये बात सुनकर राधा बिना एक सेकंड की देरी के उससे बोली, वो वर्कर और कोई नहीं बल्कि तुम हो गंगा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो राधा? कहीं तुम अभी भी नींद में तो नहीं है ना? नहीं गंगा, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ गंगा। तुम कहाँ जाते हो, क्या काम करते हो, पूरे दिन कहाँ रहते हो? अरे शांत हो जाओ राधा, तुम जो राई का पहाड़ बना रही हो। नहीं गंगा, आज तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। आखिर तुम हो कौन? यहाँ अग्निहोत्री मैंशन में काम क्या करते हो, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो, सब कुछ। और जब भी तुमसे मैं कुछ भी पूछती हूँ तो तुम हर बार बात को मजाक में टाल देते हो। पूरे दिन की थकान के बाद राधा के इन 3 सवालों को सुनकर गंगा को भी तेज गुस्सा आ गया
इसलिए वो भी तेज आवाज में राधा से बोला। ओह, तो तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है ना राधा? तो हम कल ही इस मेंशन के मालिक मिस्टर अग्निहोत्री से यहाँ के नौकर होने का पक्का सबूत लेकर आएंगे। वो तो हमें मखमली गद्दों की आदत नहीं है, वरना इस छोटे से क्वार्टर में तो हम झांकेंगे भी नहीं। तो ठीक है गंगा, कल रात को प्रूफ लेकर ही आना, वरना अपना बुरिया बिस्तर यहाँ से उठाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। वो तो तुम मेरे दोस्त हो इसलिए छोड़ रही हो, वरना मैंने कब का तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया होता। ये कहकर राधा गुस्से में गंगा के क्वार्टर से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद गंगा अपने मन में सोचते हुए बोला, अगर कोई गद्दार इस सर्वेंट क्वार्टर में नहीं है तो आखिर ये गद्दार है कौन? कौन है जो अग्निहोत्री मेंशन में रहकर उसको बर्बाद करना चाहता है? हमें जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना ही होगा। एक तरफ गंगा अपने क्वार्टर में बैठा उस गद्दार के बारे में सोच रहा था कि वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन में मौजूद एक नाइटी पहनी हुई औरत विस्की की सिप लेते हुए अपने आप से कह रही थी, इस चौटाला ने भी आज अग्निहोत्रियों से हाथ मिला लिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल मैं अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके ही रहूंगी। टिक टिक टिक। मिस्टर अग्निहोत्री, मैं किसी भी कीमत पर आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। आज नहीं तो कल मैं अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके ही रहूंगी। अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बर्बाद करने का ख्वाब देखने वाली ये औरत और कोई नहीं बल्कि मिस्टर अग्निहोत्री की दूसरी बीवी नैनी थी। दरअसल नैनी के माँ बाप बहुत गरीब थे, जो अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर इनिशिएटिव के अंडर वहां पर कुछ प्लांट्स की जड़ी बूटियां सप्लाई करने आया करते थे। लीजिए चंद्रजीत साहब, जितना वादा किया था उससे ज्यादा फसल लाया हूँ इस बार। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब नैनी के पिता के गांव में फसल सूखे पड़ गए और नैनी के पिता के पास जहर खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। इसलिए वो मजबूरी में चंद्रजीत के पास जाकर बोला, मालिक, इस महीने पूरी फसल बर्बाद हो गई। अगर इस बार कुछ एडवांस मिल जाता तो मेरी काफी मदद हो जाती। अगर माल नहीं तो पैसा नहीं। मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला खोलकर नहीं रखी है। नैनी के पिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भागते हुए सीधे मिस्टर अग्निहोत्री के ऑफिस में चले गए और उनसे रोते रोते बोला, अग्निहोत्री साहब, अग्निहोत्री साहब, अगर आपने आज मेरी मदद नहीं की तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा साहब। अरे राठी यूं ही रोता रहेगा या बताएगा भी? आखिर हुआ क्या है? अग्निहोत्री साहब, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं बचा, मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया है, आप मुझे बचा लो प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। नैनी के पिता के 4 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ी नैनी थी, वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर अग्निहोत्री बोले, अरे राठी मेरी बात सुनो। ऐसे इससे पहले कि मिस्टर अग्निहोत्री अपनी बात कह पाते, नैनी का पिता बोल उठा, साहब मना मत करना, मेरे 4 बच्चे हैं, आप चाहे तो मेरी बेटी से शादी कर लीजिए साहब। वैसे वो भी आपसे बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, और तो और अग्निहोत्री खानदान को भी तो एक वारिस की जरूरत है ना। प्लीज साहब, मेरी बेटी का भी घर बस जाएगा, वरना मेरे पास उसे खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है। शादी तो बहुत दूर की बात है। नैनी का पिता ये सब कह रहा था कि तभी ये सब बातें मिस्टर अग्निहोत्री के दिमाग में भी चलने लगा और वो अपने आप में ही सोचने लगे, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है, मेरा तो कोई वारिस ही नहीं है, लेकिन एक जवान लड़की से शादी करना ठीक होगा। अगर मैं उससे अभी शादी कर लूंगा तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, और बदले में उस लड़की को एक बहुत ही अच्छी आरामदायक जिंदगी दूंगा, ये ठीक रहेगा। मिस्टर अग्निहोत्री ने नैनी के पिता की तरफ देखा और कहा, ठीक है, हम शादी करेंगे आपकी बेटी से, लेकिन पूरी इज्जत के साथ। तुम इसको सौदा मत समझना राठी, मैं तुम्हारी बस मदद कर रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा कि मिस्टर अग्निहोत्री ने कहा था, नैनी को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वो अग्निहोत्री खानदान की बहू बनी
और उसकी जिंदगी पहले से बिल्कुल बदल गई। मिस्टर अग्निहोत्री ने कभी नैनी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन एक चीज थी जो नैनी को कभी नहीं मिली, एक पत्नी बनने का सुख। मिस्टर अग्निहोत्री ने शादी तो वारिस के लिए की थी, लेकिन नैनी की उम्र उनसे काफी कम थी और इसी वजह से वो कभी भी नैनी को छूने के बारे में सोच तक नहीं पाया। उन्होंने उसे रखा तो एक पत्नी की तरह था, लेकिन कभी उसके साथ कुछ भी नहीं किया। नैनी को हमेशा लगा जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब मिस्टर अग्निहोत्री को मुझे अपनी पत्नी मानना ही नहीं था तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? आखिर क्यों उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं भी एक लड़की हूँ और शादी के बाद मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री ने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। आखिर ऐसा क्यों मुझे मेरे ही पिता ने बेच दिया? धीरे धीरे नैनी के अंदर का ये खालीपन नफरत से भरने लगा। उससे अपने ही पिता से नफरत होने लगी और साथ ही में इस पूरे अग्निहोत्री खानदान से। उसे लगता था कि उन्होंने उसे कभी एक इंसान की तरह देखा ही नहीं। जैसे इन अग्निहोत्रियों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसी तरह मैं इनके पूरे खानदान को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। पूरी फैमिली के सामने शांत रहने वाली नैनी अपने इस गुस्से की आग में रोज इसी तरह अपने आप से घंटों बातें करती और शराब पीते पीते सोफे पर ही सो जाती थी। लेकिन अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर नैनी को रोज की तरह शांत देखकर गंगा ने मिस्टर अग्निहोत्री से पूछ ही लिया। वैसे एक बात हमें समझ में नहीं आई बाबूजी, कि छोटी माँ हमेशा इतना चुप काहे रहती है? कुछ हुआ था क्या उनके साथ जिसके बारे में आपने हमें बताया नहीं है? गंगा की बात सुनकर अचानक मिस्टर अग्निहोत्री खांसने लगे और उन्होंने गंगा की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ गंगा? अचानक से तुम्हें आज छोटी माँ की कैसे याद आ गई? अरे बस ऐसे ही बाबूजी, हमने उनसे आज तक कभी ठीक से बात तक नहीं की, इसलिए हमने आपसे ही पूछ लिया अगर हम कुछ मदद कर सके तो। नहीं गंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जब से शादी हुई है वो थोड़ा चुप ही रहती है। तुम अपना ध्यान नाश्ते पर लगाओ। गंगा कुछ समझा नहीं। उसे आज मिस्टर अग्निहोत्री थोड़े से अजीब लगे। उसने उन्हें इस तरह से हिचकिचाते हुए पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने अपने मन ही मन में सोचा, जरूर ही बाबूजी हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या और काहे? का छोटी माँ के साथ कुछ हुआ है? अगर नहीं तो कोई अपने ही घर में ऐसे चुपचाप काहे रहेगा? गंगा ये सब सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर अग्निहोत्री वहां से उठ गए, वो भी अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर, मानो जैसे वो गंगा को अवॉइड करना चाहते हो। बाबूजी ने पहले तो कभी ऐसे नहीं किया कि हमें कोई बात नहीं बताई। आखिर बात है क्या? हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और अब तो हमें इस बात के बारे में पता लगाना ही होगा। अपने मन में ये सब सोचते हुए गंगा वहां से उठ गया और उसने अपने फोन में टाइम देखा। असल में आज उसे स्टूडियो जाना था, जहां पर उसे सौरभ ने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम आई है वहां। जल्द ही गंगा वहां पहुंच गया और सौरभ के पास आ गया। सौरभ, तो तुम तैयार तो हो ना? हमें इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। और वैसे हमारी आयशा जी है कहाँ? लेट है क्या वो आज? वो एक्चुअली कपड़े चेंज करने गई हैं। ये कहते हुए सौरभ के चेहरे पर टेंशन थी। ये गंगा ने भी नोटिस कर लिया कि सौरभ कुछ परेशान दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि गंगा उससे कुछ पूछ पाता है, इतने में ही वहां आयशा आ गई और गंगा तो उसे बस देखता ही रह गया। हाय मिस्टर गंगा, कैसे हैं आप? गंगा अभी बस देख रहा था कि तभी वो हिचकिचाया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, हम अच्छा आयशा जी, आज तो लगता है कि आप पूरी तरह तैयार हैं शूट के लिए। जी मिस्टर गंगा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले कि आयशा कुछ कहती, सौरभ ने गंगा की तरफ देखा और कहा, वो गंगा, मैं उसके बारे में तुमसे बात करना चाहता था कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। कैसा प्रॉब्लम सौरभ? गंगा, वो कोई भी अच्छा डायरेक्टर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हम कैसे शूट करेंगे? काहे तैयार नहीं है? का फंड्स की कमी पड़ रहा है? नहीं, हम उन्हें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और यहाँ तक कि ज्यादा भी पे करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ कोई फिर भी काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम मखीजाज के खिलाफ खड़े हुए हैं।
और हम माने या ना माने, वो इस इंडस्ट्री के किंग हैं और कोई भी उनके खिलाफ काम करने को तैयार नहीं है। कोई भी अपना करियर उनके खिलाफ जाकर दांव पर नहीं लगाना चाहता। अच्छा, तो ये मखीजा दिक्कत कर रहा है। इसने फिर से हमें बॉयकॉट कराने की कोशिश करी होगी, है ना? हाँ गंगा, मखीजा ने साफ कह दिया है कि जो भी अग्निहोत्रीज के साथ काम करेगा उसे इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हमने एक डायरेक्टर हायर किया था लेकिन उसने बीच में ही छोड़ दिया। हाँ गंगा, और इसी वजह से 2 दिन से हम कोई शूट नहीं कर पाए हैं। गंगा उन दोनों की ही बातें सुन रहा था और फिर अपने मन में कुछ सोचने लगा। इस मखीजा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर ये अपने आप को समझता कहाँ है? तभी गंगा ने सौरभ की तरफ देखा और कहा, अगर वो यही चाहता है तो यही सही। वो हमारा प्रोडक्शन रुकवाएगा तो तुम उसका रुकवाओ। उसके शूट में खलल डालो। उसको अग्निहोत्री से दुश्मनी लेने का अंजाम पता होना चाहिए। तब तक हम इस डायरेक्टर वाले मामले को देखते हैं। गंगा ये कह ही रहा था कि तभी आयशा ये देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं गंगा और मखीजा की दुश्मनी की वजह वही थी। इसलिए उसने गंगा की तरफ देखकर कहा, गंगा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। शायद अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो आपकी मखीजा से कभी भी दुश्मनी नहीं होती। ऐसा नहीं है आयशा जी, आपकी वजह से ही तो अग्निहोत्री प्रोडक्शंस खुला था और अब खुल गया है तो अब हम मखीजास की मोनोपोली नहीं चलने देंगे। अब कोई अगर सालों से अकेला राज कर रहा हो फिर हम उसका मार्केट लेने आ जाएं तो चुप तो नहीं बैठेगा ना। आयशा बस गंगा की तरफ देख रही थी कि कितनी आसानी से उसने आयशा को सब कुछ समझा दिया। एक टाइम पर जब आयशा मखीजा के द्वारा एक्सप्लॉइट की जा रही थी तब वो गंगा ही था जिसने उसे बचाया था। सौरभ और आयशा जी, हम चलते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है इस डायरेक्टर का। गंगा शूट से तो निकल गया था लेकिन उसके मन में ये डायरेक्टर वाली बात ही चल रही थी। वो यही सोच रहा था कि उस मखीजा ने तो सभी A1 डायरेक्टर्स को डरा के रखा हुआ। अरे कहां से लाए नया डायरेक्टर? गंगा घर पर पहुंच आई था तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मिस्टर अग्निहोत्री उसे देखते ही बोले, आओ गंगा आओ, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सुना है आजकल इंटरनेट सेंसेशन आयशा के साथ बिजी हो। ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, वो तो हम बस काम देखने स्टूडियो गए थे। चलो ये सब छोड़ो गंगा, आओ यहाँ पर मेरे पास आकर बैठो। मिस्टर अग्निहोत्री के कहने पर गंगा वहीं डाइनिंग टेबल पर उनके पास बैठ गया। अरे लगाओ भाई, हमारा भी खाना लगाओ। जल्द ही सर्वेंट्स ने उसे भी डिनर सर्व कर दिया। डिनर करते करते गंगा की नजर अचानक मिसेस अग्निहोत्री यानी कि नैनी पर पड़ी, जो कि डाइनिंग टेबल पर खाना छोड़कर अपने फोन में लगी हुई थी। ये देखकर गंगा को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए बिना हिचके हुए उसने उनसे पूछ ही लिया, छोटी माँ, वैसे आपका दिन कैसा रहा? नैनी ने गंगा की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री ने तभी अचानक से गंगा की तरफ देखकर इशारा करना शुरू कर दिया कि वो ऐसा ना करे। लेकिन गंगा नहीं माना और उसने एक बार फिर से नैनी से पूछा, छोटी माँ, क्या हुआ? आप कुछ बोली नहीं? आपका बाबूजी से झगड़ा हुआ है का? नैनी ने इस बार फोन से अपना सर ऊपर उठाया और गंगा की तरफ देखते हुए बोली, तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते? जब भी आते हो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। लेकिन हम तो बस You know what? I'm leaving. ये कहते ही नैनी अपनी टेबल से उठ गई और बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगी। Such a creep. अब इस घर में शांति से डिनर भी नहीं कर सकते। गंगा ने ये सब सुन लिया था लेकिन वो कुछ नहीं बोला। हालांकि नैनी के जाते ही मिस्टर अग्निहोत्री ने गंगा से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना गंगा कि नैनी से बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी ऐसा काहे है? छोटी माँ हमसे तो छोड़िए, घर में किसी से बात नहीं करती है। गंगा, इस बारे में आगे और बात नहीं करना चाहता। बस नैनी से बात मत किया करो, दैट्स फाइनल। मुझे आगे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। जितना मिस्टर अग्निहोत्री नैनी के बारे में गंगा को नहीं बता रहे थे
उतनी ही अब उसका सच पता लगाने की जिज्ञासा बढ़ रही थी। वहीं टेबल के दूसरी तरफ गंगा को नैनी में इतना इंटरेस्ट लेते देख चंद्रजीत थोड़ा हैरान था। अब ये गंगा अपने मन में कौन सी खिचड़ी पका रहा है? डिनर करने के बाद अपने कमरे में अपनी बीवी शकुंतला की बाहों में होने के बावजूद भी चंद्रजीत इस सब के बारे में ही सोच रहा था कि तभी शकुंतला उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, मेरे साथ होते हुए भी आखिर आप इतने ध्यान से क्या सोच रहे हैं? अभी तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ मेरी जान। ये कहते ही चंद्रजीत ने शकुंतला को पेशेंटली चूमना शुरू कर दिया। हालांकि ये करते हुए भी उसके दिमाग में उसकी पत्नी नहीं बल्कि इस समय गंगा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर अब इस गंगा के दिमाग में क्या चल रहा होगा? ये अब नैनी भाभी के पीछे क्यों पड़ा है? आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? क्या हुआ? कहाँ खो जाते हैं आप बार बार? अगर आपको परेशानी हो रही हो तो बालों को भी खोल दूं? ऐसा नहीं है शकुंतला, मैं बस गंगा के बारे में सोच रहा था कि जब से ये आया है कुछ ना कुछ किए ही जा रहा है। पहले चौटाला, मखीजा और आज ये नैनी भाभी से बात करने की कोशिश कर रहा था। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? ये तो भाई साहब की प्रॉब्लम है। वैसे भी भाई साहब तो खुद भी नहीं चाहते कि गंगा नैनी भाभी से बात भी करे। नहीं शकुंतला, मुझे पूरी उम्मीद है ये गंगा कुछ बड़ा जरूर सोच रहा है। आप उसको छोड़िए ना और अभी बस मुझ पर ध्यान दीजिए। दूसरी तरफ गंगा बस सोने की तैयारी करने ही वाला था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने जैसे अपना फोन देखा तो ये कॉल राधा का था। राधा का नाम देखते ही गंगा ने तुरंत उसका कॉल उठाया और बोला, हेलो। कैसे हो गंगा? तुम्हें अगर हमसे बात करनी थी तो क्वार्टर के बाहर भी आ सकती थी। कॉल करने का क्या जरूरत था? वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुमने वो स्टिंग ऑपरेशन के बारे में क्या सोचा है? कब करने वाले हैं हम वो? राधा इस स्टिंग ऑपरेशन से जैसे इमोशनली कनेक्ट हो गई, इसलिए वो ये स्टिंग ऑपरेशन करने की बहुत जल्दी में थी। लेकिन गंगा सही वक्त का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने राधा से कहा, राधा, हमने पहले भी कहा है कि हमें अभी इंतजार करना होगा। और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे गंगा? अरे बस थोड़ा सा और। वो लोग जल्दी ही और गायों और भैंसों को मंगवाना शुरू करेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन से पहले वो जरूर ही डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने की सोचेंगे। नई गायों को मंगाएंगे। बस तब तक का इंतजार कर लो राधा। ठीक है गंगा, लेकिन रक्षाबंधन को भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये ना हो कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही सब कुछ साफ हो जाए। हाँ राधा, हमें पता है, तुम टेंशन ना लो। तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा तो है ना? भरोसा है गंगा, तभी तो इतने दिन से रुकी हुई हूँ। चलो अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट राधा। इसके बाद गंगा ने अपना फोन रख दिया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ वो नैनी के अजीब बर्ताव के बारे में सोच रहा था और दूसरी तरफ डायरेक्टर न मिलने की वजह से भी काफी टेंशन में था। छोटी माँ का चिड़चिड़ा होना तो हमें समझ में आता है, लेकिन बाबूजी हमें छोटी माँ से बात करने के लिए रोकते काहे हैं? ये सब सोचते सोचते कब गंगा की आंख लग गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह अच्छी तरह तैयार होने के बाद वो सीधे शूटिंग लोकेशन पर ही पहुंच गया। वहां गंगा ने तुरंत ही सौरभ से पूछा, का कोई डायरेक्टर का इंतजाम हुआ सौरभ? गंगा ने ये पूछा तो जरूर था, लेकिन उसे सौरभ की शक्ल देखकर ही पता चल गया कि अभी तक मुसीबत टली नहीं है। गंगा, मैं सुबह से कम 20 एजेंसी प्रोडक्शन हाउसेस पर फोन मिला चुका हूँ, लेकिन उस मखीजा की वजह से कोई भी एक्सपीरियंस डायरेक्टर हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है। कुछ नए डायरेक्टर्स ने इंटरेस्ट तो दिखाया है, बट आयशा जैसी मॉडल के साथ इतने हाई बजट ऐड के लिए हमें कोई ना कोई हाई एक्सपीरियंस डायरेक्टर ही चाहिए। ये सब सुनकर गंगा वहां बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। सौरभ उसके पास गया और बोला, जब तक हमें कोई एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर नहीं मिलता तब तक मैं किसी नए को ही हायर कर लूं, क्योंकि जितना ज्यादा हम लेट करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन सौरभ, तुमने तो अभी कहा था कि ये किसी नए डायरेक्टर के बस का काम नहीं है। अपनी प्रोडक्शन कंपनी का भविष्य हम ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। अब अगर कोई और मिल ही नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ गंगा?
जो होगा उसी से तो काम चलाना पड़ेगा ना। ये सुनते ही गंगा ने थोड़ी सख्ती से सौरभ की तरफ देखा और कहा, एक बात तुम समझ लो सौरभ, अग्निहोत्री प्रोडक्शंस हमने इतने पैसे काम चलाने के लिए नहीं लगाया है। हमें चाहिए बेस्ट क्वालिटी। हम यहाँ मक्खीजात से लड़ने की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, और तुम काम चलाने की बात कर रहे हो। सॉरी गंगा, वो बस इसलिए क्योंकि काफी दिन हो गए हैं और हम अभी तक कुछ भी शूट नहीं कर पाए हैं। मेरा यकीन मानो, मैंने हर जगह ट्राई किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा बैड लक ही खराब है। हमें पूरी उम्मीद है हमें कोई ना कोई डायरेक्टर जरूर मिलेगा। हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें बेस्ट बनना है। गंगा अपने फोन में ही कुछ देख रहा था, तभी उसने सौरभ से कहा, ऐसे इस मक्खीजा की औकात सिर्फ इंडिया में ही है ना, या ये फॉरेन मार्केट में भी घुसा हुआ है? नहीं नहीं, बस इंडिया में ही कर रहा है जो भी कर रहा है। बाहर के भी उठाता है, लेकिन बस साल में 1-2 प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब फॉरेन मार्केट में तो इसका बिल्कुल भी नहीं चलता होगा। सही कहा ना हमने? हाँ, फॉरेन से तो प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिलते हैं ज्यादा, बस इंडिया में ही तो हवा में उड़ रहा है साला। ये सुनते ही गंगा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सौरभ। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? तो क्या अब हम सिर्फ फॉरेन मार्केट को टारगेट करेंगे? अरे नहीं सौरभ, अब हम फॉरेन डायरेक्टर को हायर करेंगे। कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन हमारी क्वालिटी मक्खीजा से बेटर होगी। हम अपने आप को ऐसा प्रीमियम प्रोडक्शन हाउस मार्केट करेंगे। समझ गए ना? ऐसे भी हमें फॉरेन में अपनी मार्केटिंग करनी ही थी। गंगा का ये आइडिया सुनकर सौरभ थोड़ा सोचता है और तभी गंगा की तरफ देखकर कहता है, वाह गंगा, ये तो परफेक्ट रहेगा। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि हम एक एडवर्टीजमेंट के लिए फॉरेन डायरेक्टर को ला सकते हैं, और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। ये सब कहते ही सौरभ कुछ लोगों से बात करना शुरू कर देता है। लगभग 30 मिनट बाद ही सौरभ गंगा के पास आकर कहता है, देखो गंगा, मिस्टर डेनवर्स, ये लास वेगस में रहते हैं और इन्होंने कई अमेरिकन वेब सीरीज को डायरेक्ट भी किया है। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट होंगे हमारे लिए। गंगा ये सुनकर खुश हो जाता है और सौरभ की तरफ देखकर कहता है, तो ये हुआ ना बात हमार दोस्त। अब अग्निहोत्री प्रोडक्शंस इंटरनेशनल जाएंगे। हमें अभी से ही फॉरेन मार्केटिंग शुरू करनी है, और चौटाले जी से कहकर बहुत जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ना एक चैनल तो बन ही जाएगा। ठीक है गंगा, मैं मिस्टर डेनवर्स के साथ मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। बताओ फिर कब की मीटिंग रखनी है? हम लोगों को वहां पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? गंगा का ये सवाल सुनकर सौरभ एकदम हैरान रह गया। गंगा, तुम वही तो नहीं सोच रहे जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ सौरभ, हम ज्यादा देर तक शूटिंग को रोक नहीं सकते हैं, इसलिए हमें आज ही तुम्हारे और मिस्टर डेनवर्स के लिए निकलना चाहिए। ठीक है गंगा, मैं मिस्टर डेनवर्स को ईमेल कर देता हूँ कि हम लोग आज ही इंडिया से निकल रहे हैं। मिस्टर डेनवर्स को मेल करते ही सौरभ ने फौरन अपनी अमेरिका ट्रिप के लिए अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के प्राइवेट जेट को रेडी करवा दिया। चलो चलते हैं गंगा, अब तक तो हमारा प्राइवेट जेट रेडी हो गया होगा। हाँ सौरभ, चलो उस मक्खीजा को दिखा कर आते हैं कि हम अग्निहोत्री अगर अपने पे आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद गंगा जैसे ही अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के प्राइवेट जेट में बैठा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे सौरभ, लगता है गलती से हम किसी होटल के कमरे में चढ़ गए हैं। हमें यहाँ पर रात को रुकना नहीं है, बल्कि उड़कर अमेरिका पहुंचना है। अरे गंगा, तुम भी ना, ये कोई होटल रूम नहीं बल्कि हमारी कंपनी का पर्सनल जेट है। मतलब हम लोग इस चलते फिरते होटल में बैठकर जाने वाले हैं? अरे गंगा, बैठ कर नहीं, लेट कर। 14 से 16 घंटे की ट्रैवलिंग में बैठे थोड़ी रहोगे। वाह सौरभ, पैसा हो तो का नहीं हो सकता। जो गंगा आज तक ढंग से ट्रेन का रिजर्वेशन करा कर उसमें नहीं सोया, वह जिस चलते फिरते घर में उड़ते हुए सोने वाला है। ये कहते हुए गंगा सौरभ के साथ प्लेन में जाकर बैठ गया। जैसे ही प्लेन उड़ा तो एक फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट ने उसके सामने ड्रिंक्स और खाना लाकर रख दिया, जिसे देखकर गंगा और भी ज्यादा हैरान होकर बोला, वाह, इतना ऊंचाई पर गर्म खाने का भी व्यवस्था है।
ऐसे ही नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ अगले दिन गंगा और सौरभ अमेरिका पहुंच ही गए। जैसे गंगा और सौरभ डेनवर्स के विला पर पहुंचे, वो उनका वेलकम करते हुए बोला, Welcome, my Indian friends. Chotala did tell me about the both of you. गंगा असल में ये कह रहा है कि अरे तुम्हें समझाने का जरूरत नहीं है सौरभ, इतना अंग्रेजी तो हम भी समझ सकते हैं। गंगा ने सौरभ से ये कहा ही था, तभी डेनवर्स ने दोबारा उन दोनों से पूछा, First, tell me what you guys would like to have. Beer, soda, Russians? सौरभ, तुम मिस्टर डेनवर्स को बता दो कि हम लोग यहाँ पर कुछ पीने या किसी के साथ सोने नहीं आए हैं। लेकिन गंगा ये एक एकेडमी अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। अभी हमारे एक एक मिनट कीमती हैं सौरभ, इसलिए इनसे कह दो कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे साथ इंडिया चलें। वैसे भी बाकी सब बातें ताऊजी इनसे पहले ही कर चुके हैं। जैसा जैसा गंगा ने कहा बिल्कुल वैसा ही सौरभ की बात सुनने के बाद डेनवर्स अपने सनग्लासेस को उतारकर गंगा से बोला, I like that guy, Ganga. But I feel I'm not sure enough to go to India now. डेनवर्स की ये बात सुनकर गंगा को तेज गुस्सा आ गया और वो डेनवर्स पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ? अगर तुम्हें जाना नहीं था तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा वक्त बर्बाद काहे की? ये सौरभ, कुछ बोलते काहे नहीं इसको? सौरभ मिस्टर डेनवर्स को गंगा की बात का मतलब बता नहीं वाला था। इतने में मिस्टर डेनवर्स एक शैतानी मुस्कान के साथ गंगा से बोला, Cool down, bro. I got your feelings. I'm not denying, but first I got to know about your company profile. See our profile with your open eyes. We have one of the most popular actress of India, Aisha Desai, with us. अग्निहोत्री प्रोडक्शंस की फाइल में आयशा देसाई का नाम देखकर डेनवर्स की आंखों में चमक आ गई और वो हैरान होते हुए गंगा से बोला, I wanted to cast this girl, Aisha, in my movie too, but I terribly failed. How did you guys manage to get this actress for your production house? आप आम खाइए, कुठलियों का चिंता मत कीजिए डेनवर्स साहब। You got me, Ganga. I'm ready to go with you. But I just have a small condition. कैसी कंडीशन काम के बदले? We given money। गंगा की बात सुनकर मिस्टर डेनवर्स जोर से हंस पड़ा। You are a funny guy, Ganga. Everything is not about money. If I come to India, I would like to sleep with this Aisha girl. डेनवर्स की इस घटिया बात को सुनकर गंगा को उस पर गुस्सा आ गया और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाने के बाद बोला, घटिया आदमी, आखिर ये सोचने का तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ? अगर तूने अपनी जुबान से आयशा जी का नाम भी लिया ना तो तेरी जुबान किए चलेंगे हम। गंगा से जोरदार थप्पड़ खाने के बाद भी डेनवर्स बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि बात ज्यादा आगे बढ़ती, सौरभ उसे पीछे खींचते हुए बोला, चलो गंगा, वापस चलते हैं। यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। गंगा सौरभ के साथ वहां से जा ही रहा था, तभी डेनवर्स उसे रोकते हुए बोला, Stop, Ganga. I want to introduce you to someone. Meet my assistant, Smith. आखिर ये डेनवर्स हमें अपने चेले से काहे मिला रहा है? Smith is just like you, an idiot. He does all of my work and I take all of his credit. डेनवर्स की ये बात सुनकर गंगा उसके पीछे का मतलब समझ गया और अपने मन ही मन बोला, इसका मतलब अगर हमने अपने बजाय कंपनी से किसी और आदमी को भेजा होता तो ये डेनवर्स इंडिया आ गया होता, लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। लेकिन डेनवर्स को पता नहीं था कि उसने अपने असिस्टेंट को गंगा से मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है डेनवर्स साहब, मत चलिए आप हमारे साथ, लेकिन हम अपने साथ आपके चेले स्मिथ को लेकर जा रहे हैं। सौरभ मिस्टर डेनवर्स को गंगा की बात का मतलब समझा ही रहा था, लेकिन डेनवर्स उसे रोकते हुए बोला, Nice try, Ganga. But Smith would never leave me for an Indian company. हम आपसे नहीं बल्कि स्मिथ से पूछ रहे हैं। ये कहकर गंगा स्मिथ की तरफ बढ़ा और सौरभ से बोला, सौरभ बता दो स्मिथ को कि हम उसे डेनवर्स से दुगने यानी कि पूरे $10 लाख देने को तैयार हैं।
सौरभ ने गंगा की बात को ट्रांसलेट करके स्मिथ को बता दिया। $10 लाख का नाम सुनकर वैसे तो डेनवर्स हैरान था, लेकिन फिर भी उसे पूरी उम्मीद थी कि स्मिथ उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए स्मिथ गंगा से बोला, Mr. Ganga, I'm absolutely ready to work with you. You bastard! How could you do this to me? I'm gonna... अपना हाथ पीछे रखो डेनवर्स। अगर तुमने अपने साथ काम करने वालों का जरा भी इज्जत दिया होता ना, तो तुम्हें शायद आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम्हारे नीचे काम करने वाला भी एक इंसान है, तुम्हारे पैरों की जूती नहीं। ये कहकर गंगा वहां से सौरभ और स्मिथ के साथ इंडिया के लिए निकल गया। लगभग 16 घंटे की ट्रैवल के बाद इंडिया में एयरपोर्ट पर उतरते ही सौरभ गंगा से बोला, गंगा, मुझे अभी अभी मैसेज रिसीव हुआ है। चंद्रजीत सर ने अग्निहोत्री प्रोडक्शन में आ रही प्रॉब्लम्स के चलते ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग रखी है। वहां मेरा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो... तुम उसकी चिंता मत करो सौरभ। तुम स्मिथ को लेकर जल्दी से स्टूडियो पहुंचो और हम ऑफिस में जाकर चाचा जी को संभालते हैं। ये कहकर गंगा जब अग्निहोत्री टावर के मीटिंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां चंद्रजीत ने सभी लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ था, जो गंगा को देखते ही बोला, आओ गंगा, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बताइए चाचा जी, आपका शिकायत है आपको हमसे? गंगा, ये मीटिंग हमने तुम्हें ये बताने के लिए रखी है कि लगातार आ रही परेशानियों की वजह से हम अग्निहोत्री प्रोडक्शंस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। चंद्रजीत की बात सुनकर गंगा पूरी तरह समझ गया था कि उसे परेशानी अग्निहोत्री प्रोडक्शन से नहीं बल्कि उसके वहां होने से थी। फिर भी वो चंद्रजीत को समझाने की एक नाकाम कोशिश करते हुए बोला, लेकिन चाचा जी, हम तो आज ही कंपनी के लिए फिरंगी ऑस्कर वाला डायरेक्टर भी लेकर आए हैं और आयशा जी तो पहले से ही हैं। एक डायरेक्टर से कुछ नहीं होगा गंगा। जब तक मखीजा हमारे खिलाफ है तब तक आयशा जैसी 10 एक्ट्रेस के आने से हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। चंद्रजीत ने गंगा से ये कहा ही था कि तभी अचानक एक रिसेप्शनिस्ट गंगा के पास भागती हुई आई और उससे बोली, गंगा सर, आपके लिए मुंबई की सबसे फियरलेस इंडिपेंडेंट कंटेंट एजेंसी पेनक्राफ्ट स्टूडियोज का कॉल आया है और वो अपने सभी नए आर्ट फिल्म प्रोजेक्ट्स के लिए किसी मिस्टर स्मिथ के बारे में पूछ रहे हैं। उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर गंगा भी मौके का फायदा उठाते हुए उससे बोला, अरे प्रिया, उनसे मना कर दो और कह दो कि चाचा जी की ऑर्डर्स मिलने की वजह से अग्निहोत्री प्रोडक्शंस बिल्कुल अभी अभी हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। गंगा की ये बात सुनकर सब के सब शॉक्ड थे, लेकिन उनकी नजर चंद्रजीत पर ही थी। ठीक है सर, मैं उन्हें बोल देती हूँ। उस रिसेप्शनिस्ट ने ये कहा ही था कि तभी एक बोर्ड मेंबर अचानक से बोला, कंपनी बंद होने से रोकिए चंद्रजीत साहब, वरना इतना बड़ा मौका हाथ से चला जाएगा। हाँ, हम गंगा को एक और मौका दे ही सकते हैं। बोर्ड मेंबर्स की बात से प्रेशर में आकर ना चाहते हुए भी चंद्रजीत को गंगा से कहना ही पड़ा, ठीक है गंगा, मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगा। जाओ प्रिया, पेनक्राफ्ट स्टूडियो से कह दो कि हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। चंद्रजीत की बात मानकर प्रिया वहां से जा ही रही थी कि तभी गंगा उसे रोकते हुए बोला, रुको प्रिया, तुम्हें उनके साथ बात करने का कोई जरूरत नहीं है।